हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं यूट्यूब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से हम लोग भी कुछ कह पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो इसके लिए यूट्यूब को धन्यवाद। दोस्तों, कल जैसा कि मैंने एक रिहर्सल क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं दी। और अंततः जो है सभी का एक ही मत था कि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए आते हैं अपनी मुख्य टॉपिक पर। तो अभी तो हमने शुरू किया है विश्व भूगोल, और बहुत सारे विषय हमारे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिंदी, जो भी मतलब आपके प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है, सारे विषय हमारे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। पढ़ाए क्या जाएंगे आपको, ऐसे ही हम लोग क्रिकेट देखते हैं, फिल्म देखते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट और फिल्म से तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम लोग कोई ज्ञानवर्धक चीज़ देखें, अपने आदि अंत का पता लगाएं, अपने सृष्टि, अपने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं, क्या है कैसे है। जानने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है और हमें कोशिश करना चाहिए कि अच्छी बातें ही हम जानें। तो दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि ब्रह्मांड क्या है। और विश्व भूगोल में कई को पढ़ने के लिए कई मतलब उसके पाठ हैं, कई शाखाओं में उसको बांटा गया है। तो आज हम सबसे पहले उसके एस्ट्रोनॉमी शाखा का अध्ययन करते हुए ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या है? मतलब एस्ट्रोनॉमी जो है भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग खगोलकी भी कहते हैं, हिंदी में खगोलकी भी कहते हैं। और ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है दोस्तों? मतलब समस्त आकाशीय पिंड, उसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, चाँद, तारे, सूर्य, सारे मतलब आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, सभी जो है उल्का पिंड इत्यादि सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। कोई भी एक तिनका ऐसा नहीं है जो ब्रह्मांड के अंतर्गत न आता हो, सब कुछ यूनिवर्स में समाहित है। दोस्तों, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें कई आकाश गंगाएं हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादा अभी आगे न जाते हुए आपको हम तारे से शुरुआत करते हैं। तारा क्या है दोस्तों? जैसे हम रात में जब आकाश में हम लोग खुले आकाश के नीचे छत पर अपने सोते हैं, वैसे अब तो सब लोग ज़्यादातर अपने नीचे ही सोते हैं, छत पर नहीं सोते हैं, लेकिन फिर बाहर कभी जब भी हम छत पर हमें सोने का मौका मिलता है तो हम अपने आकाश में तमाम तारों को देखते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है कि ये तारा है क्या? तो आपके मन में भी आया होगा कि तारा है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कितने तारे हैं, इसका अंत कैसे होगा। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका उत्पत्ति हुआ हो और अंत ना हुआ। उत्पत्ति और अंत मतलब सृष्टि का जो है एक सार्वभौमिक नियम है, ये हमेशा लागू होता है। दोस्तों, तो हम आज लोग पढ़ेंगे कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पहले कुछ मतलब विरल गैसें होती हैं जो कि पास पास आ जाती हैं। ये विरल गैसें पास पास आ जाती हैं और एक प्रक्रिया के बाद वो गैसें घनीभूत होना शुरू हो जाती हैं। घनीभूत से मेरा मतलब है द्रव्यमान बढ़ना, आयतन का कम होना। जब ये गैसें घनीभूत हो जाती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नीहारिका या नेबुला। देखिए, तारे का पहला चरण हो गया कि मतलब विरल गैसें पास आती हैं, फिर विरल गैसें जो हो घनीभूत होती हैं, तब इसको हम नीहारिका या नेबुला कहते हैं। और यही नीहारिका और नेबुला में जब गैसें एकदम पास आ जाती हैं तो इसमें दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है दहन की प्रक्रिया। और जब दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि संलयन वाली प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है, और जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है तो ये नीहारिका रूप ले लेती है तारों का। और यही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन ही इस तारे की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा तारा अस्तित्व में आ जाता है। और देखिए, कोई भी तारा जब तारा बनता है तो मतलब धीरे धीरे वो बूढ़ा होगा। एक समय आएगा कि हमेशा मतलब ये ऊर्जा तो इसके अंदर रहेगी नहीं। जैसे आप चूल्हा जलाते हैं
चूल्हे में आप ईंधन डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, ऊपरी डालते हैं, तो क्या मतलब जब तक उसमें ईंधन रहेगा चूल्हा खूब धधकता है और आप उससे भोजन इत्यादि बनाते हैं। इसी तरह से गैस चूल्हा है, तो सिलेंडर में जब तक गैस होती है तब तक आप गैस को जलाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है जब गैस ख़त्म हो जाता है तब फिर आपका गैस चूल्हा जलता होता नहीं है। तो ये तारे की ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है, तो जब तक इसमें हाइड्रोजन है तब तक संलयन होता रहेगा और तारे से जो है ऊर्जा के रूप में ऊष्मा और प्रकाश निकलता रहेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म होगा तो ये तारा भी मरने के कगार पे चला जाएगा, अंत के कगार पे चला जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इस तारे का अंत कैसे होता है। दोस्तों होता क्या है, देखिए जब ये तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है या खत्म होने वाली होती है तो ये तारा फूलने लगता है। दोस्तों क्या होता है, फूलने लगता है और ये फूल कर बन जाता है लाल दानव। इसको हम कहते हैं लाल दानव। देखिए थोड़ा सा आप ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई आप ऊपरी लीजिए, ऊपरी को साधारण भाषा में गोईठा कहा जाता है, मतलब जो गाय और भैंस का जो गोबर होता है उसी से ऊपरी बनाया जाता है। देखिए जब आप ऊपरी को जलाते हैं तो वो जलता है, लेकिन जब पूरी ऊपरी जल जाती है तो वो फूला होने लगता है। तो यहाँ पे हम ये समझ लेते, ऐसे इसको समझ लीजिए, जब ये तारे में ऊर्जा खूब रहती है तो इसका केंद्रीय भाग मजबूत रहता है और केंद्रीय भाग तारे के बाकी अवयव को एकदम सिकोड़ करके मजबूती से जो है पकड़े रहता है। तो इस तरह से इसका आकार एक तरह से निश्चित होता है। लेकिन जब इसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो इसकी केंद्रीय भाग की पकड़ मजबूत हो जाती है, इसके अवयव दूर दूर होने लगते हैं, जिसके कारण तारा बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है और इसी कारण हम इसको कहते हैं लाल दानव या रेड जाइंट। देखिए होता क्या है, तारा की जो ये ऊर्जा होती है ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो सामान्य रूप से सभी लोगों ने मतलब पढ़ा है, सुना है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा की अवस्था। प्लाज्मा की अवस्था कब होती है, जब कोई वस्तु 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तब उस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा की अवस्था। और ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम ताप है। इतना ताप किसी को मतलब हो दे दिया जाता है तो वो प्लाज्मा की अवस्था में पहुंच जाता है और अमूमन जो है वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। लेकिन 6000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा ताप हो जाता है तारों का, जैसे 20000 डिग्री हो गया, 20000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तब ये तारा आपका दिखाई देता है सफ़ेद रंग का। और जब ये ताप लाखों में हो जाता है, लाखों में, तब आपका तारा दिखाई देता है नीले रंग का। तो तारा जो दिखता है वो 3 कलर में दिखता है। सबसे पहला हुआ लाल। जब तारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है तो वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है। जब उसका ताप 6000 से बहुत ज़्यादा 10,000, 20,000, 25,000 तक होता है तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। और जब उसका ताप लाखों में पहुंच जाता है तो वो तारा नीले रंग का दिखाई देता है। तो देखिए जब यहाँ पे इस तारे की ऊर्जा खत्म हुई तो ये तारा बन गया लाल दानव। मैंने कहा कि जब ऊर्जा खत्म हुई तो इसके केंद्रीय भाग की पकड़ कमजोर हुई, अवयव दूर दूर होते चले गए, तारे का रूप बहुत बड़ा हो गया। लेकिन चूंकि अभी भी ये प्लाज्मा अवस्था में है, अपने न्यूनतम ताप की अवस्था में है, तो इसीलिए हम इसको अब लाल दानव, बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, आकार की बहुत ज़्यादा अधिकता के कारण इसको हम लाल दानव या रेड जाइंट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब ऊर्जा तो खत्म हो रही है, धीरे धीरे लाल दानव क्या होगा, कम चमकना मतलब कम करेगा, बंद नहीं करेगा एकदम से, चमकना थोड़ा सा कम कर देगा। जब चमकना कम कर देगा तो ये बन जाएगा श्वेत वामन। श्वेत वामन तारा, इसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, मतलब मरने के कगार पे जब होता है तो श्वेत वामन या इसको जीवाश्म तारा कहते हैं। और ये श्वेत वामन क्या होता है कि आगे चल कर के यही हो जाता है काला वामन। और ये जब काला वामन बन जाता है तो ये पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है, तब ये बन जाता है काला वामन। तो दोस्तों ये रहा एक सामान्य तारे का जीवन काल। तो इसको संक्षेप में समझ लीजिए, विरल गए से पास आई, बहुत आसान है। आप कोई भी चीज़ मन से पढ़ेंगे, थोड़ा आनंद लेकर पढ़ेंगे, बहुत आसान है। देखिए विरल गए से पास आई, घनीभूत हुई तो निहारिका हो गया, निहारिका या नेबुला हो गया। जब इसी निहारिका या नेबुला में संलयन की प्रक्रिया के द्वारा आपका विस्फोट मतलब दहन शुरू हुआ,
तो ये हो गया तारा। और तारे में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना, जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और फिर जब इसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है तो ये लाल दानों का रूप ले लेता है। लाल दाना जो चमकना थोड़ा कम कर देता है, मतलब डाउन हो जाता है, तो ये श्वेत वामन का रूप ले लेता है, जिसको जीवाश्म तारा कहते हैं। और यही जीवाश्म तारा जब एकदम से चमकना बंद कर देता है तो ये काला वामन बन जाता है। अब काला वामन बनने के बाद ये तारा आपका चला जाएगा ब्रह्मांड के केंद्रीय भाग में, बल्ज में, और यहाँ पे इसका अस्तित्व खत्म। ये रहा एक सामान्य तारे का जीवन चक्र। लेकिन ये बात सभी तारों पर लागू नहीं होती है। ये बात सभी तारों पर लागू नहीं होती है, समझने वाली बात है। कुछ तारे बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं, उनका अंत इस तरह से नहीं होता है। ये हमने सामान्य तारों की बात की। सामान्य तारों का अंत इस तरह से होता है, लेकिन कुछ तारे बहुत बड़े होते हैं, उनका अंत इस प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है, उनका अंत दूसरे प्रक्रिया के अनुसार होता है। तो हम समझ लेंगे कि वो उन तारों का जीवन कैसा होता है और उनका अंत कैसा होता है जो बड़े होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं। अब जान लीजिए कितने बड़े, ये भी बता दे रहा हूँ। जो आपके सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य मतलब सन, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा है। मतलब इस चीज़ को बताया था हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। तो इसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर सीमा से जिन तारों का आकार बड़ा होता है उनका अंत इस तरह से नहीं बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा होगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं उनका अंत कैसे होता है, देखिए वही है। पहले विरल गैस से घनीभूत हुई तो निहारिका या नेबुला बना, और जब निहारिका और नेबुला में संलयन प्रक्रिया के द्वारा दहन स्टार्ट हुआ तब ये आपका तारा बना। यहाँ तक तो एकदम सेम कंडीशन है। तारा बना, जब तारे की ऊर्जा, बड़े तारे की ऊर्जा जब खत्म होने लगी तो ये भी लाल दाना बनेगा। यहाँ तक सेम है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक सब सेम चलता है। लेकिन आगे के बाद कंडीशन बदलती है। ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। जो मतलब बड़े होते हैं, जो आप एक बड़ा पटाखा छोड़ेंगे वो बोल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, भड़क जाता है, विस्फोट कर जाता है। उसी तरह से जब ये लाल दानव बन जाता है तो ये लाल दानव परिवर्तित हो जाता है अभिनव तारा के रूप में। और अभिनव तारा क्या करता है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरनोवा। और ये अभिनव तारा जो है ये आराम से श्वेत वामन और काला वामन नहीं बनेगा, बल्कि ये भड़क जाता है मतलब फूट जाता है। अब फूट जाता है तब क्या होता है, ये अभिनव तारा जब भड़कता है तो उससे एक पार्ट बनता है आपका न्यूट्रॉन, फिर एक पार्ट आपका कुछ बन जाएगा पल्सर, और एक पार्ट आपका बन जाएगा क्वेसर। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले ये देख लीजिए पल्सर तारा क्या होता है। ये जब मतलब अभिनव तारा भड़क जाता है तो पल्सर तारा कभी जो है चमकता है और कभी इसकी चमक डाउन हो जाती है। तो ये पल्सर तारा हो गया। आपने पल्सर नाम का मोटरसाइकिल भी सुना होगा, बजाज कंपनी की थी। अगर देखिए कभी पूछ दिया गया पल्सर है क्या परीक्षा में, तो जैसे आप नहीं पढ़े हैं तो क्या लिखेंगे, ये बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल है, 150 सीसी में आती है, बहुत अच्छी रेसर बाइक है, चलाने में बड़ा मज़ा आता है। ये सब नहीं लिखा जाएगा। देखिए पल्सर नाम कहाँ से लिया गया, ये अंतरिक्ष से ही, ये आपका एस्ट्रोनॉमी से ही वो कंपनी नाम लेकर के उसका नाम, गाड़ी का नाम पल्सर रखी है। अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, आप देखेंगे कि जो सारे शब्द हैं वो अंतरिक्ष विज्ञान से लिए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक रोचक है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे। टाइटन जो घड़ी होती है, टाइटन घड़ी, तो इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। सब कुछ ये सब अंतरिक्ष से लिया गया है। तो इसी तरह से ये पल्सर तारा क्या होता है, ये पल्सर तारा कभी चमकता है, कभी इसकी चमक जो है डाउन हो जाती है ना, तो इसीलिए इसका नाम पल्सर, मतलब चमकता है बुझता है, चमकता है बुझता है, इसका नाम पल्सर रख दिया गया। लेकिन फिर भी अंत में इसका भी अंत हो जाता है, मतलब ये अंतिम गति है तारे की।
और ये है आपका क्वेसर, एक टुकड़ा बन जाता है क्वेसर। क्वेसर क्या होता है, चमकता मकता नहीं है, लेकिन इसकी चुंबकीय क्षमता बहुत तेज होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता बहुत तेज होती है। और आइए देख लेते हैं न्यूट्रॉन का क्या होता है। जो ये आपका न्यूट्रॉन है ये घनीभूत होने लगता है। घनीभूत होने से मतलब मैंने बताया द्रव्यमान का कम होना, द्रव्यमान का ज़्यादा होना, आयतन का कम होना, वो घनीभूत होना कहलाता है। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है इसमें क्या होता है, जो कार्बन के आपके अणु होते हैं वो आयरन के अणु में परिवर्तित होने लगते हैं। तो इस तरह से ये भारी होने लगता है और ये भारी होते 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 क्या बन जाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है दोस्तों, ब्लैक होल ऐसा पिंड है जिससे होकर के प्रकाश भी गुजर नहीं सकता है। एक आश्चर्यजनक और एक आश्चर्यजनक पिंड है ये ब्रह्मांड का। तो जब ये न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता है और सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम सिकुड़ जाता है, फिर सिकुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और इतना ज़्यादा ये अपने आप को घनीभूत कर लेता है, इसका मतलब आयतन इतना कम हो जाता है और द्रव्यमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर इससे प्रकाश भी इससे होकर के गुजर नहीं सकता है और इसी पिंड को कहते हैं ब्लैक होल। और ये ब्लैक होल जा करके जो आपका आकाश गंगा है उसके केंद्रीय भाग बल्ज में ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी ब्लैक होल से टकरा करके किसी कोई छोटा तारा काला वामन बना है तो नष्ट, हाँ ये क्वेसर पल्सर सब टुकड़े इसी से टकरा करके नष्ट हो जाते हैं और इस ब्लैक होल से प्रकाश भी आपका गुजर नहीं सकता। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये हमने बताया ये न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारा में कार्बन के अणु जो है आपके आयरन के अणु में मतलब कार्बन लोहा में परिवर्तित होने लगता है और इस तरह से ये ब्लैक होल बना लेता है। ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं गुजर पाता है। ये है घटना। जैसे आप एक थाली लीजिए, थाली एक आप स्टील या लोहे की थाली लीजिए। अब थाली का आयतन ज़्यादा है, थाली को पीटना शुरू करिए, उसको कंप्रेस करना शुरू करिए, उसको पीटते 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 आप इतना छोटा सा बना दीजिए। तो क्या उसके वजन में कमी हुई? नहीं कमी हुई। वजन तो जो थाली का था वही उस इतने बड़े गोल टुकड़े का भी हुआ, लेकिन उसका आयतन कम हो गया। अब आप उठाएंगे ना तो वो भारी लगेगा। और सेम वही बात इस न्यूट्रॉन तारे की है। न्यूट्रॉन तारे में जो कार्बन के अणु होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं लोहे के अणुओं में और ये बहुत भारी हो जाता है और आपका ब्लैक होल बन जाता है। और आप ये जान लीजिए ये ब्लैक होल जा करके आकाश गंगा के केंद्रीय भाग बल्ज में इकट्ठा हो जाते हैं और इनसे टकरा करके अन्य तारे मतलब अन्य जो ये काला वामन, क्वेसर, पल्सर इत्यादि नष्ट हो जाता है। और इस ब्लैक होल की मिट्टी का जो भार होता है, अगर आप उसमें से 1 चम्मच मिट्टी निकाल लीजिए तो वो 20 हाथियों के भार के बराबर होगा। अब आप सोचिए उसकी 1 चम्मच मिट्टी जो है वो 20 हाथियों के भार के बराबर है। तो कितना ज़्यादा वजन है। उसका एक चावल का दाना भी जान लीजिए कि 1 कुंटल के बराबर, 1 कुंटल से ज़्यादा ही होगा। अगर उसका एक चावल का दाना भी उठा करके ऐसे किसी के ऊपर ऐसे फेंक दिया जाए तो देखिए उसका क्या हाल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है। तो ठीक, तो ये है ब्लैक होल। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। तो ये रहा आपके तारे का जीवन चक्र। और दोस्तों एक बात हमने पहले ही बता दी, तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ करके हीलियम का नाभिक बना लेते हैं और इस क्रिया में बहुत मात्रा में ऊर्जा और उष्मा और प्रकाश निकलती है जो कि हमको हमारे सबसे नज़दीक के तारे सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है, सूर्यदेव जी के द्वारा प्राप्त होती है। और आपने एक नाम सुना होगा नाभिकीय विखंडन। देखिए जो नाभिकीय विखंडन है ये मानव उसका प्रयोग करके मतलब क्या करता है, परमाणु बम बनाता है, ये सब बनाता है। तो नाभिकीय संलयन पर अभी मानव का पूरी तरह से अधिकार नहीं है। कर तो सकता है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपने एक बहुत पिछले दिनों में एक समाचार सुना होगा कि चीन ने जो है अपना सूर्य बना लिया था। सूर्य बनाने से तात्पर्य ये था कि उसने नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को या मतलब जो उसका प्रक्रम है उसको कुछ देर के लिए उसने लगभग 155 सेकंड के लिए उसको कंट्रोल में कर लिया था, ये तात्पर्य था। लेकिन अभी
अमूमन अन्य देशों के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वो भी प्रयास में लगे हैं। हमारे भारत का जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो सब भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और वो भी जल्दी ही जो नाभिकीय संलयन का प्रक्रम है उस पर नियंत्रण अपना कंट्रोल कर पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, और हमने आपको ये बात बता दिया और ये भी बताया कि जो तारे होते हैं वो 3 रंग में होते हैं। पहला लाल रंग, दूसरा क्या हो गया सफेद रंग, और तीसरा आपका हो गया नीला रंग। लाल रंग में तारे का जो टेम्परेचर होता है वो न्यूनतम होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सफ़ेद रंग में होता है उसका टेम्परेचर मध्यम स्तर का होता है, लगभग 6000 से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 15000, 20000, 25000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब तारा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जैसे 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों, जैसे इस तरह से एक ब्लैक होल के बारे में आप समझ गए हैं, जान गए हैं, उसी तरह से एक होता है वाइट होल। वाइट होल की वास्तव में कोई चीज़ है नहीं, ये एक परिकल्पना मात्र है। और वाइट होल का मतलब होता है कि सारे प्रकाश किसी बिंदु से आ रहे हैं, किसी स्रोत से आ रहे हैं। ये वाइट होल एक परिकल्पना है। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की ये मेरी पहली क्लास रही। आपके सुझाव और परामर्श सादर आमंत्रित हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कोई कठिन चीज़ नहीं है, आनंदपूर्वक आराम से पढ़ेंगे। अभी मेरा भी शुरुआती मतलब कक्षा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे भी, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ भी सब कुछ सहज और सामान्य हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले कक्षा में, अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।